ये आप हैं। आप एटीएम में जाते हैं और एटीएम में जाने के बाद आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं। अब आप ये बात जान गए हैं कि बैंक ने आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो किसी डेटाबेस में स्टोर करे होंगे। बैंक ने आपकी डिटेल को किसी डेटाबेस की टेबल में स्टोर करके रखा होगा। ठीक है। अब अगर आप एटीएम में जाके अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो डेटाबेस की टेबल में आपका जो डेटा रखा है उसको लाने के लिए हमें सेलेक्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी। लाइक मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम टेबल नेम वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। बट हमने कभी एटीएम में जाके सेलेक्ट क्वेरी नहीं लिखी, फिर भी हमारा बैलेंस आ जाता है। और जब हम अपना अमाउंट विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो भी तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट होगा, बैलेंस माइनस होगा हमारा। तो हमने कभी अपडेट क्वेरी नहीं लिखी, तो कैसे हो जाता है? तो हम एटीएम में एक इंटरफेस का यूज करते हैं। जीयूआई इंटरफेस एक हमें दिखाया जाता है जिसमें ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्ट बैलेंस, विड्रॉल, पिन चेंज करना, समथिंग समथिंग। हम जिस ऑप्शन पे टिक करते हैं वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो एटीएम के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है उस सॉफ्टवेयर में इंटरनली एसक्यूएल को यूज किया गया है। यानी कि जब आप किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्वेरी चलाई जाती है और वो क्वेरी डेटाबेस में फिर आपका क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट लाकर क्वेरी देती है। आपको कभी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर ऐसे तो हम पेटीएम का भी यूज करते हैं, पेटीएम से भी तो बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने तो कभी क्वेरी लिखी नहीं अपना डेटा अपडेट करने की या बैलेंस चेक करने की, क्योंकि पेटीएम में जो बटन है चेक बैलेंस का उसके पीछे सेलेक्ट क्वेरी आपकी चल रही है। अब सोचो, जब आप फेसबुक पे डेटा देखते हो अपना, या किसी को कोई पिक्चर अपलोड करते हो, कोई मैसेज करते हो, तो हो सकता है वो सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रहा हो। तो हमने तो कभी फेसबुक पर इंसर्ट क्वेरी लिखी नहीं। तो इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस को बैकएंड पे रखते हैं। बैकएंड का मतलब हमें दिखेगा ही नहीं कि पीछे डेटाबेस है हमारे। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, कोई प्रोग्रामिंग का जीयूआई दे दिया, कोई प्रोग्रामिंग का यूजर इंटरफेस दे दिया। अब यूजर को क्वेरी नहीं लिखनी है, यूजर को ये जो इंटरफेस है इसमें ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन को टिक करना है बस। उन ऑप्शन के पीछे ऑलरेडी क्वेरी लिखी गई है और वो क्वेरी हमारा डेटाबेस में ऑपरेशन करके रिजल्ट लाकर वापस से उस इंटरफेस पे दिखा देती है और हमें लगता है कि हमारा काम हो गया बिना एसक्यूएल लिखे। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये पाइथन में हो सकता है लिखा हुआ, ये प्रोग्राम सी में हो सकता है, सी प्लस प्लस में हो सकता है, जावा में हो सकता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। तो जब कोई भी प्रोग्राम किसी डेटाबेस से कनेक्ट होकर प्रोग्राम क्वेरी लिखता है, मुझे अब क्वेरी नहीं लिखनी है, प्रोग्राम क्वेरी लिखेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो यही है, जिसका नाम है पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ हमारा पाइथन का प्रोग्राम होगा, दूसरी तरफ ये हमारा कोई डेटाबेस हो सकता है जिसमें हमारी टेबल्स बनी हुई हैं। और अब हमारा प्रोग्राम क्वेरी लिखेगा, इसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिविटी।
तो प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में कनेक्टिविटी का मतलब यही होता है कि आप अपने एक प्रोग्राम से डेटाबेस पर कंट्रोल कर रहे हैं। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट जो भी है वो एक प्रोग्राम के थ्रू आप करा रहे हैं। दैट इज नोन एज पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, सी डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब ये होती कैसे है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले इमेजिन करना होगा। अगर मैं आपको आज से 15 साल पहले ले जाऊं, तो 15 साल पहले अगर आपके पास कंप्यूटर था और ये आपका मोबाइल है, बहुत से लोगों को शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जिनको है उनको अच्छा समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं है उनको ये समझ में आएगा कि पहले इस काम को कैसे किया जाता था। तो ये आपका पीसी है या लैपटॉप है, कुछ भी मान लो, ये आपका मोबाइल है। अब मुझे यहाँ से किसी फाइल को ट्रांसफर करना है मोबाइल में, तो आज तो बड़ा आसान है, व्हाट्सअप कर दो, ईमेल कर दो, है ना, या शेयर इट कर दो, ब्लूटूथ से शेयर कर दो, एन नंबर ऑफ मीडियम अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो शायद इतने ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होते थे हमारे पास। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी 24/7 होती ही नहीं थी। ठीक है, डेटा पैक महंगे आया करते थे। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि हम एक डेटा केबल का यूज करें, और उस डेटा केबल को एक कंप्यूटर पे लगाएं एक सरा उसका, और एक मोबाइल पे लगाएं, और फिर उस डेटा केबल के थ्रू हम फाइल को ट्रांसफर करते थे। जैसे आज हम चार्ज करते हैं अपना मोबाइल। अब देखो, हम और आप लोग आज जिस जनरेशन में है, अभी भी मोबाइल को चार्ज करने के लिए वाइट केबल आ रही हैं। 10 साल बाद तार खत्म हो जाएंगे, वायरलेस चार्जर आने शुरू हो जाएंगे। तो 20 साल बाद जो लोग आएंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि तार से कभी चार्ज भी होता था हमारा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है ना। आप में से बहुत सौ को पता ही नहीं होगा कि कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफर जब मोबाइल में करते थे तो तारों के थ्रू होती थी। ठीक है, बहरहाल, अब यहाँ समस्या क्या है वो समझते हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि जब आप डेटा केबल से अपने कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट करते थे तो ये कनेक्ट होता ही नहीं था, फाइल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती ही नहीं थी। उसके लिए हमें कुछ एडिशनल काम करना होता था। वो एडिशनल काम क्यों करना होता था पहले वो समझते हैं। हमारे कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, जो हार्डवेयर है, वो अलग है, और मोबाइल का जो हार्डवेयर है उसका आर्किटेक्चर अलग है। यानी कि दो अलग अलग मीडियम है ये, दो अलग अलग माध्यम है। तो जब दो अलग अलग मीडियम होते हैं तो उनके बीच में फाइल ट्रांसफर नहीं हो पाती, क्योंकि फाइल की कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये फाइल कंप्यूटर में रखी है तो फाइल कंप्यूटर के कंपैटिबल है इसलिए रखी हुई है। जब ये मोबाइल में जाएगी तो मोबाइल के कंपैटिबल होनी चाहिए। मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है, यहाँ पर हार्डवेयर कोई और है। तो अब इस कंपैटिबिलिटी को मैनेज करने के लिए बीच में एक टर्म आता था जिसका नाम होता था ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर। अब ये यूएसबी ड्राइवर क्या करता था? यूएसबी ड्राइवर कंपैटिबिलिटी क्रिएट करता था, हमारे कंप्यूटर और हमारे मोबाइल के बीच में कंपैटिबिलिटी को क्रिएट करता था। ठीक है, अब यूएसबी ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता था, कोई हार्डवेयर नहीं, यूएसबी ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सॉफ्टवेयर को ढूंढने कर और डाउनलोड करने से लेकर इंस्टॉल करने तक हमें हो सकता था कई दिन लग जाते थे, है ना। क्यों? क्योंकि यूएसबी ड्राइवर एक नहीं आते थे। यूएसबी ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर है ये कई सारे होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मोबाइल के अकॉर्डिंग बदलेंगे। पहले बताओ मोबाइल कौन सा है? सैमसंग है, नोकिया है, या एलजी है, या कौन सा है? तो मान लीजिए आपने कह दीजिए सैमसंग मोबाइल है। उतना ही नहीं, अभी बताओ सैमसंग के भी कई सारे मॉडल आते हैं, कौन सा मॉडल का मोबाइल है? यानी अभी हम एंड्रॉइड फोन की बात नहीं कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आज से 15 साल पहले, यानी 2008 से पहले अगर हम चले जाएं, तो 2008 से पहले एंड्रॉइड होता ही नहीं था। एंड्रॉइड का जन्म 2008 में हुआ है, उससे पहले एंड्रॉइड होता ही नहीं था। लेकिन उससे पहले मोबाइल होते थे, सैमसंग के, एलजी के सब मोबाइल चलते थे। इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। जैसे नोकिया का आता था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, सैमसंग का आता था अपना बाटा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर किसी के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे। ठीक है, अब मैंने कह दिया जी सैमसंग कंपनी का मोबाइल है और XYZ मॉडल है। अब गूगल पे जाके लिखो डाउनलोड यूएसबी ड्राइवर फॉर सैमसंग दिस मॉडल। इतना ही नहीं, अब ये बताओ कंप्यूटर कौन सा है आपका?
कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, विंडोज है, लाइनेक्स है, मैकिन्टोश है, सोलरिस है, कौन सा है? मैंने कहा विंडोज है। अब ये बताओ 32 बिट है कि 64 बिट है? हमने कहा जी 64 बिट है। अब आप गूगल पे जाकर टाइप करेंगे डाउनलोड यूएसबी ड्राइवर फॉर दिस मोबाइल एंड फॉर दिस मॉडल विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट। इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ती थी तब जाके एक सही यूएसबी ड्राइवर सॉफ्टवेयर मुझे मिलता था। उसको मैं इंस्टॉल करता था, कहाँ इंस्टॉल करता था? अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल में नहीं, कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता था। तब जाके तार लगाते थे, तब जाके कनेक्टिविटी होती थी और तब फाइल ट्रांसफर होती थी कंप्यूटर से मोबाइल में या मोबाइल से कंप्यूटर में। आज के लोगों से इतना कह दो तो उनसे होगा नहीं। आज की जनरेशन के लोग ये नहीं कर पाएंगे, पहले के लोग कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। आज बहुत ऑप्शन आ गए, कोई क्यों करेगा? कहेगा मैं तो व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, 2 मिनट पहुंच जाएगी फाइल। बहरहाल जो भी है, अब इस कहानी का पाइथन से क्या मतलब है उसको समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये पाइथन का प्रोग्राम है, ये डेटाबेस टेबल है, ये दो अलग अलग मीडियम हो गए। डेटाबेस अलग है और प्रोग्राम अलग है। अब अगर पाइथन के प्रोग्राम को कोई क्वेरी डेटाबेस पे रन करनी है तो वो क्वेरी प्रोग्राम से डेटाबेस में रन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग मीडियम है। तो अगर मैं पाइथन प्रोग्राम को डेटाबेस टेबल से कनेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चाहिए होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस ड्राइवर। तो वहां पर बोलते थे यूएसबी ड्राइवर, यहाँ बोलते हैं डेटाबेस ड्राइवर। तो हमें डेटाबेस ड्राइवर का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास डेटाबेस का ड्राइवर होगा तब हम क्या करेंगे? पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस के टेबल से कनेक्ट करेंगे। अब ये शब्द इतना आसान नहीं है। जब आप डेटाबेस ड्राइवर की बात करते हैं तो आपको पहले लिखना पड़ेगा गूगल पे डाउनलोड डेटाबेस ड्राइवर। डेटाबेस बताओ कौन सा है? ओरेकल का है, माई सीक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट वाला है, आईबीएम का है, मोंगोडीबी है, कौन सा डेटाबेस है? मैंने कहा जी माई सीक्वल है। तब आप लिखोगे डाउनलोड माई सीक्वल डेटाबेस ड्राइवर। अब ये बताओ कि जो माई सीक्वल का डेटाबेस ड्राइवर है ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लेके जा रहे हो? जावा के लिए, पाइथन के लिए, .NET के लिए, किसके लिए लेके जा रहे हो? हमने कहा पाइथन के लिए लेके जा रहे हैं। अब गूगल पर जाकर टाइप करोगे, लिखोगे डाउनलोड डेटाबेस ड्राइवर फॉर माई सीक्वल विद पाइथन, तब जाके आपको डेटाबेस ड्राइवर मिलेगा। इतना ही नहीं, कहानी और आगे बढ़ेगी। पाइथन का तो वर्जन आ रहा है, हम पाइथन 3.11 पाइथन 3.10 पे चल रहे हैं। माई सीक्वल का कौन सा वर्जन चल रहा है? हमने कहा माई सीक्वल का 8 चल रहा है। तो अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि मुझे डेटाबेस ड्राइवर माई सीक्वल का चाहिए, माई सीक्वल के वर्जन 8 का चाहिए, और उधर पाइथन है और पाइथन का वर्जन कौन सा है? 3.10 है। तब जाके आपको मिलेगा डेटाबेस ड्राइवर। तब आप पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस पे क्वेरी चला सकते हैं। और कल को अगर आपने कह दिया कि अब पाइथन लैंग्वेज की जगह जावा लैंग्वेज है तो वो ड्राइवर बेकार हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से ढूंढना पड़ेगा, भाई माई सीक्वल डेटाबेस है, वही वर्जन है, लेकिन इस बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो गई, तो अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डेटाबेस ड्राइवर आएगा। मान लीजिए पाइथन प्रोग्राम वही है, मैंने डेटाबेस बदल दिया, मैंने डेटाबेस माई सीक्वल की जगह ओरेकल लगा लिया, तो डेटाबेस ड्राइवर फिर बदलेगा। तो एक भी चीज बदल गई, अगर चाहे वो डेटाबेस बदल गया या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदल गई, तो डेटाबेस ड्राइवर आपका बदल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यही है। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद तो आप जानते हैं जो मैं लिखूंगा, आपको लगेगा तो वही पाइथन है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया है ही नहीं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फ़िगरेशन। इसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करना, कैसे मेरा प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट हो पाएगा। उसके लिए हमें डेटाबेस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम पाइथन के स्पेसिफिक बात करें तो पाइथन के स्पेसिफिक हमें माई सीक्वल डेटाबेस, अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस को फिक्स कर दूं माई सीक्वल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दी मैंने पाइथन, तो हमारे पास दो ड्राइवर हैं जो यूज होते हैं इस काम को करने के लिए। एक का नाम है पाई माई एसक्यूएल और एक का नाम है माई सीक्वल डैश कनेक्टर।